हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी एडी ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, ये हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 6 है और पिछले लेक्चर में हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्टिव पार्ट पढ़ा था वेपर प्रेशर का कि वेपर प्रेशर होता क्या है। ठीक है, उसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे अब वेपर प्रेशर को। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक डेफिनेशन ऑफ वेपर प्रेशर। देखेंगे वेपर प्रेशर क्या होता है बच्चे। मैंने आपको बताया है मैंने क्या बताया है आपको वेपर प्रेशर। देखो, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर क्या होगा। देखो बच्चों, जैसे मैंने आपको एक बात बताई थी कि वेपर प्रेशर का जो कंसेप्ट है वो सिर्फ और सिर्फ एक क्लोज्ड फ्लास्क में लगता है। कि मान लो आपके पास ये फ्लास्क है या जार कह लो कोई, और इसमें फ्लूइड भरा हुआ है। ये इस टाइप से मेरा फ्लूइड भरा हुआ है। क्लियर है? तो ये जो ऊपर वाला लेयर है फ्लूइड तो क्या लिक्विड कह लेंगे। ये जो ऊपर वाली लेयर है बच्चों, ये हमारी लेयर होती है, हम इसे कहते हैं FLS, फ्री लिक्विड सरफेस। क्या कहलाता है? फ्री लिक्विड सरफेस। डिफरेंस किसी भी गैस में और लिक्विड में क्या होता है? सबसे पहला बेसिक डिफरेंस यही होता है कि लिक्विड का एक पर्टिकुलर फ्री लिक्विड सरफेस होता है, गैस ये नहीं बनाती। गैस का कोई फ्री लिक्विड सरफेस नहीं होता। रीज़न लिक्विड के कोहेसिव फोर्सेस ज़्यादा रहता है, इसलिए आपको एक पर्टिकुलर शेप दिख जाती है जिसमें ये होता है, कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। ठीक है, अब देखो होगा क्या। मैंने कहा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एयर है आपकी, इस जगह पे यहाँ पे आपकी क्या है, एयर है। एयर यहाँ पर फुल फिल्ड है। तो अब होगा क्या, मैंने कहा कि हमने इसको नीचे से हीट करना शुरू हुआ, यहाँ से हमने इसको हीट करना शुरू किया। तो हीट के दौरान आपको पता है कि हीट ऐड होती है, हीटिंग होगी। अब बच्चे ध्यान से समझेंगे क्या कि यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें हैं। जब हीटिंग होगी तो हीटिंग में क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। टेम्परेचर इंक्रीज होगा, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसे हम कहेंगे सैचुरेशन टेम्परेचर, जहाँ पे बॉइलिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और वो जो सैचुरेशन टेम्परेचर होता है बच्चे, वो किसी भी पर्टिकुलर सैचुरेशन प्रेशर के करस्पॉन्डिंग होगा। मैं ये मान के चल रहा हूँ ये जो हीटिंग है ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हम कर रहे हैं। तो हमने अगर सैचुरेशन प्रेशर को फिक्स कर दिया, हमने क्या कहा, सैचुरेशन प्रेशर है हमारा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसके करस्पॉन्डिंग जो मेरा सैचुरेशन टेम्परेचर होगा वो होगा मेरा 100 डिग्री सेल्सियस फॉर वाटर। यहाँ पर क्या है, वाटर है, लिक्विड में हमने लिया है वाटर। अब जब हमारा सैचुरेशन टेम्परेचर अचीव कर जाता है तो उसमें क्या होगा, हमारे वाटर के जो वेपर है वो वेपराइज होने शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ से वेपराइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। वेपराइजेशन स्टार्ट होगा, वाटर के वेपर जो हैं इस एयर में ऐड होने लगेंगे। वाटर के वेपर जो हैं इस एयर में ऐड होने लगेंगे, बात समझेंगे। और उस केस में ये बन जाएगा मिक्सचर। उस केस में ये बन जाएगा मिक्सचर। मिक्सचर किसका होगा, एक तो होगा ड्राई एयर का और एक होगा वाटर वेपर का। एक होगा वाटर वेपर का। समझ में आ रही है बात? चूंकि ये मिक्सचर बन गया है तो यानी कि यहाँ पे जो टोटल प्रेशर होगा वो दो की वजह से होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई एयर प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। अब मेरी बात को बहुत अच्छे से समझना जो मैं बताना चाह रहा हूँ। स्टार्टिंग में क्या होगा बच्चे, जैसे जैसे आप इसे हीट दोगे, यहाँ पर ये जो वाटर के वेपर्स है इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। मुझे पता है क्या कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रहती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये चीज़ मैं जानता हूँ। तो जैसे जैसे मेरा टेम्परेचर ज़्यादा होगा,
हाँ तो बच्चे हम ये कह रहे हैं कि स्टार्टिंग में क्या होगा, देखो इनिशियल फेज में क्या होगा, इनिशियल स्टेज में, इनिशियल स्टेज में आपका जो वेपराइजेशन होगा, वेपराइजेशन ये होगा बहुत ज़्यादा, यानी कि मोर, वेरी फास्ट, ठीक है। और कंडेंसेशन जो होगा, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन होगा वेरी स्लो, वेरी स्लो, ठीक है। और वेरी लेस भी कह सकते हो आप। तो क्या होगा, धीरे 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 जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे जैसे बॉइलिंग होती रहेगी, जैसे जैसे वेपराइजेशन होता रहेगा, वेपराइजेशन का जो रेट है वो स्लो डाउन होगा, कंडेंसेशन का जो रेट है वो थोड़ा सा अप जाएगा। यानी कि जो रेट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, रेट ऑफ वेपराइजेशन, ये हम बात कर रहे हैं रेट ऑफ वेपराइजेशन, और यहाँ बात हो रही है रेट ऑफ कंडेंसेशन। तो क्या होगा, देखो इक्विलिब्रियम में क्या होगा, इक्विलिब्रियम की बात अगर हम करें कि इन इक्विलिब्रियम, इन इक्विलिब्रियम क्या होगा कि जो रेट होगा किसका, कंडेंसेशन का, रेट ऑफ कंडेंसेशन नहीं सॉरी, रेट ऑफ वेपराइजेशन, रेट ऑफ वेपराइजेशन बराबर क्या होगा, रेट ऑफ कंडेंसेशन, रेट ऑफ कंडेंसेशन। और ये होगी हमारी सैचुरेशन कंडीशन, ये क्या होगी हमारी, ये हो जाएगी हमारी सैचुरेशन कंडीशन। अब सैचुरेशन आ गया है, तो अब इस केस में ध्यान से समझेंगे बच्चे, इस स्टेज में जब यहाँ पर रेट दोनों बराबर हो जाएंगे, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन क्यों होगा, क्योंकि वो अपनी एनर्जी भी लूज करेंगे, पार्टिकल्स जो स्टार्टिंग में हाई टेम्परेचर पर रहे होंगे वो धीरे धीरे अपनी एनर्जी भी लूज करेंगे। समझ में आ रही है बात। तो होगा क्या कि भाई जैसे जैसे सैचुरेशन आ गया, अब इस स्टेज में जो वाटर वेपर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो पार्शियल वेव प्रेशर है वो एक प्रेशर लगाने लगेगा फ्री लिक्विड सरफेस पे, वो एक प्रेशर लगाने लगेगा फ्री लिक्विड सरफेस पे, क्योंकि ओपन नहीं है, क्लोज्ड है, तो बाहर तो जा नहीं सकते। तो ये एक एफएलएस पे एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा, इसी प्रेशर को हम कहते हैं बच्चे वेपर प्रेशर ऑफ फ्लूइड। तो वेपर प्रेशर इज व्हाट, वेपर प्रेशर इज द प्रेशर, इज द पार्शियल प्रेशर exerted by the fluid on the free liquid surface। समझ में आ रही, किसमें, एट सैचुरेशन कंडीशन। तो यहाँ पर जो डेफिनेशन है बच्चे वेपर प्रेशर की वो हम लिखेंगे कि क्या है वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर क्या है, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर क्या है, इट इज दी, इट इज दी, it is the, it is the partial, it is the partial pressure of molecules, of molecules of, इट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, मॉलिक्यूल्स क्योंकि मॉलिक्यूल्स लिखने की जरूरत नहीं है, इट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर प्रेशर, इट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। मैं ये मान के चल रहा हूँ वो वाटर है, ठीक है, वहां पर लिक्विड प्रेशर मान लेंगे हम, यहाँ पर कोई भी फ्लूइड प्रेशर होगा, इट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ फ्लूइड, ठीक है, इट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, सॉरी वाटर वेपर, वाटर वेपर, इट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। अगर वाटर नहीं है आपका तो हम फ्लूइड कह लेंगे, ठीक है, इट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर एट द फ्री लिक्विड सरफेस, एट द फ्री लिक्विड सरफेस ऑफ फ्लूइड जो भी है आपका, एट द फ्री लिक्विड सरफेस ऑफ द वाटर जो भी है, ठीक है, इसको कहते हैं FLS। तो व्हाट इज द वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर
एट द फ्री लिक्विड सरफेस किस में आ गए? सेचुरेशन कंडीशन मैंने आपको बता दी। अब देखो वेपर प्रेशर क्यों पढ़ रहे हैं हम, इससे हो क्या रहा है। वेपर प्रेशर बच्चे, वेपर प्रेशर जो है वो बॉइलिंग डिसाइड करता है, ध्यान रखना। क्या डिसाइड करता है? बॉइलिंग। बॉइलिंग किसी भी फ्लूइड की बच्चे दो तरीके से होती है। एक होती है टेम्परेट बॉइलिंग, जिसे हम कहते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाया और सैचुरेशन टेम्परेचर पे आए, बॉइलिंग होना स्टार्ट हो गया। उसमें आपका प्रेशर कांस्टेंट रहता है, जो हम जनरली मान के चलते हैं। टेम्परेट बॉइलिंग में क्या होता है, आपका सैचुरेशन प्रेशर के करस्पॉन्डिंग सैचुरेशन टेम्परेचर को देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ मैंने एक बाउल लिया, उसमें पानी डाला और उसको बॉईल करने रख दिया, तो जब वो 100 डिग्री सेल्सियस अचीव करेगा तब वो बॉईल होना शुरू हो जाएगा। पर ऐसा क्यों हो रहा है, वो 100 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉईल हो रहा है? क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस इज व्हाट, 100 डिग्री सेल्सियस इज द सैचुरेशन टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग ऑफ वाटर at the corresponding saturation pressure. Or what is the saturation pressure? In this condition saturation pressure is what? 1 atmospheric pressure, जिसे हम 1 बार के बराबर मानते हैं। तो याद रखेंगे, देखो बॉइलिंग क्या है, टेम्परेट बॉइलिंग है, एक है लोकल बॉइलिंग। टेम्परेट बॉइलिंग किसकी वजह से? टेम्परेचर के बढ़ाने की वजह से। लोकल बॉइलिंग क्या होती है बच्चे? लोकल बॉइलिंग में टेम्परेचर के साथ, देखो एक में क्या है, हमने प्रेशर कांस्टेंट किया फिर टेम्परेचर को बढ़ाया, एक में हम टेम्परेचर कांस्टेंट करेंगे प्रेशर को रिड्यूस करेंगे, वो कहलाती है लोकल बॉइलिंग। वो कहलाती है लोकल बॉइलिंग, ध्यान रखना। तो बॉइलिंग की कंडीशन हमें समझनी है कि बॉइलिंग की कंडीशन क्या होती है किसी भी फ्लूइड की। वो सीधे सीधे रिलेट करती है वेपर प्रेशर से, सीधे सीधे रिलेट करेगी वेपर प्रेशर से। तो टेम्परेचर बॉइलिंग में क्या होता है? बॉइलिंग ड्यू टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। लोकल बॉइलिंग में होता है बॉइलिंग ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि आपका एक फ्लूइड फ्लो कर रहा है एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, रूम टेम्परेचर है मान लो 27 है 30 है, इस पे एक फ्लूइड फ्लो कर रहा है, वाटर फ्लो कर रहा है, लेकिन वाटर जो फ्लो कर रहा है वो क्लोज्ड पैसेज में फ्लो कर रहा है। अगर वाटर आपका ऐसे पैसेज में एंटर कर गया जहां पर प्रेशर बहुत ही कम है, यानी कि डायमीटर ऑफ पाइप बहुत ही कम है, तो वहाँ प्रेशर बहुत कम हो जाएगा, बर्नौली इक्वेशन से देखेंगे, तो वहाँ बॉइलिंग होनी शुरू हो जाती है। तो वो जो काम हो रहा है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉइलिंग कब होती है? जब आपका लिक्विड का प्रेशर जाता है कम, ये बात ध्यान रखना। और कांस्टेंट प्रेशर पे बॉइलिंग कब होती है? जब हम लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाते हैं। दो बातें हैं, ठीक है। तो बॉइलिंग जो है बच्चे, बॉइलिंग को अगर हम समझे तो ये है दो तरीके से। पहला तरीका क्या है? टेम्परेट बॉइलिंग, टेम्परेट बॉइलिंग, ठीक है। ये काम होगा एट कांस्टेंट प्रेशर पे, ठीक है। दूसरी बॉइलिंग होती है जिसे हम कहते हैं लोकल बॉइलिंग, लोकल बॉइलिंग में क्या होगा? ये काम होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे। अब ये कांस्टेंट टेम्परेचर कौन सा होगा? सैचुरेशन वाला होगा, ध्यान रखना। ये प्रेशर कौन सा होगा? ये भी सैचुरेशन प्रेशर होगा। तो बॉइलिंग बच्चे होती है हमारी दो तरीके से, दोनों में वेपर प्रेशर का ही कंसेप्ट है, दोनों में ही वेपर प्रेशर का कंसेप्ट है। मेरी बात को ध्यान से समझेंगे जो मैं बताना चाह रहा हूं। देखो टेम्परेट बॉइलिंग क्या होगी? टेम्परेट बॉइलिंग होगी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, या हम कह देंगे इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर, जो हम सिंपल बॉइलिंग कर रहे हैं, ठीक है। मेन मजा ये है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर बॉइलिंग करनी है तो लोकल बॉइलिंग को हमें देखना है। इससे एक फिनोमिना जुड़ा हुआ है जिसका नाम है कैविटेशन, उसको मुझे आपको समझाना है वेपर प्रेशर के थ्रू। अब देखो लोकल बॉइलिंग क्या होती है, इसको समझते हैं। बॉइलिंग की कंडीशन देखो क्या है, पहले यहां पर नोट करके लिखेंगे कंडीशन ऑफ बॉइलिंग, कंडीशन ऑफ बॉइलिंग। देखो बच्चे आप ये बात ध्यान रखेंगे कि प्रेशर किसी भी लिक्विड का अगर उसके वेपर प्रेशर से कम है, बात को ध्यान से समझना बच्चे,
प्रेशर किसी लिक्विड का अगर वेपर प्रेशर से कम है या उसके बराबर है तो हमेशा बॉइलिंग होती है। ठीक है, बॉइलिंग होगी। इसमें भी कंडीशन होगी, देखो इसमें कंडीशन होगी। एक तो कंडीशन ये है जो आपको ध्यान में रखनी है, ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, बॉइलिंग होगी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अच्छा देखो, ठीक है, थोड़ा सा इसको देखते हैं। देखो मैंने क्या बताया, कंडीशन ऑफ बॉइलिंग है ना। अगर आपका लिक्विड का प्रेशर उसके वेपर प्रेशर से कम है या उसके बराबर है तब बॉइलिंग होगी, याद रखना, ये कंडीशन है बॉइलिंग की। अब इसमें एक कंडीशन क्या है, बराबर वाली। तो इसमें जो कंडीशन है बराबर वाली, अगर लिक्विड का प्रेशर वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए, कब, एट सैचुरेशन टेम्परेचर, कोई भी सैचुरेशन टेम्परेचर है, तब हम इस कंडीशन में कहेंगे कि बॉइलिंग हो जाएगी स्टार्ट। बॉइलिंग स्टार्ट्स, ये ध्यान रखना। और अगर मैं कहूं कि लिक्विड का प्रेशर वेपर प्रेशर से कम है तो बॉइलिंग विल कंटिन्यू। बॉइलिंग जो होती रहेगी वो होती रहेगी, बॉइलिंग विल कंटिन्यू। समझ में आ गई बात। एक बात तो ये हो गई। देखो अब अगर मैं ये कहूं कि लिक्विड का प्रेशर अगर उसके वेपर प्रेशर से ज़्यादा है, अगर लिक्विड का प्रेशर उसके वेपर प्रेशर से ज़्यादा है तो इस केस में कोई भी बॉइलिंग नहीं होगी, नो बॉइलिंग, नो बॉइलिंग। ये हम बात कर रहे हैं किसकी, लोकल बॉइलिंग की, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सैचुरेशन टेम्परेचर की। तो ये कंडीशन है बॉइलिंग की जो आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट कंडीशन है बच्चे बॉइलिंग की। ठीक है, कोई बॉइलिंग नहीं होगी अगर लिक्विड का प्रेशर उसके वेपर प्रेशर से ज़्यादा है। अब देखो इसको हम प्रूव करते हैं कि क्यों ऐसा होता है कि वेपर प्रेशर से ही क्या होगा। एट टेम्परेट बॉइलिंग में क्या होगा, हमारा सैचुरेशन प्रेशर कांस्टेंट होगा, सैचुरेशन टेम्परेचर को हम बढ़ाएंगे, सैचुरेशन टेम्परेचर नहीं, टेम्परेचर को हम बढ़ाएंगे, हम सैचुरेशन टेम्परेचर पे आएंगे उस करस्पॉन्डिंग प्रेशर पे, तब जाके उसकी जो बॉइलिंग होगी वो स्टार्ट होगी। होगा वहाँ भी यही कि उस केस में लिक्विड का प्रेशर भी वेपर प्रेशर से कम हो जाएगा। अब देखो एक फिनोमिना है कैविटेशन, वो इससे जुड़ा हुआ है। एक फिनोमिना है कैविटेशन, इससे सवाल बहुत आता है। किसी ने पूछा कैविटेशन क्या है, कैविटेशन क्या है, इट इज दी वेपर प्रेशर फिनोमिना, याद रखना, इट इज दी वेपर प्रेशर फिनोमिना। क्या होता है कैविटेशन, इसको समझेंगे। देखो कैविटेशन में छुपा है इसका राज, कैविटी, कैविटी से बना कैविटेशन, किसकी कैविटी बनेगी इसको देखना है। ठीक है, देखो होता क्या है बच्चे, कैविटेशन में क्या है, हमारी बॉइलिंग होती है, कौन सी बॉइलिंग होती है, लोकल बॉइलिंग होती है। इसमें लोकल बॉइलिंग इन्वॉल्व होती है, लोकल बॉइलिंग इन्वॉल्व्स। ठीक है, इसमें लोकल बॉइलिंग इन्वॉल्व होती है हमारी। अब इसको हम समझेंगे। देखो कैविटेशन क्या है, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा फ्लूइड मैकेनिक्स के कंसेप्ट समझाने पड़ेंगे मुझे। मान लो एक ये पाइप है, ठीक है, और इस पाइप से एक बहुत छोटा पाइप कनेक्ट है यहाँ पे, फिर इस से एक आपका जार कनेक्ट है बहुत बड़ा, समझेंगे। अब ये समझाना बहुत ज़रूरी है। देखो मान लो ये पाइप है हमारा, देखिए क्रॉस सेक्शन तो मैं ऐसे दिखाऊंगा, इस टाइप से दिखाऊंगा क्रॉस सेक्शन, ठीक है, ये है इस टाइप से, क्योंकि इसमें सिलेंडर तो बन नहीं पा रहा है, कोई बात नहीं। ठीक है, ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है, कोड लग रहा है ना।
ठीक है, मैं देखो लाइन से दिखा रहा हूं, ये क्रॉस सेक्शन है मेरा, देखो पाइप का, ये मेरा है पाइप 1, ये मेरा है पाइप 2, और ये मेरा क्या है, इसको आप जार कह लो या कुछ भी, फ्लास्क कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है। ये दो है हमारे। अब देखो हमें एक बात ध्यान रखनी है, क्या पहले आपको मुझे कुछ कंसेप्ट सिखाने पड़ेंगे। पहला कंसेप्ट तो ये है, देखो नोट करके देखें, ध्यान से समझेंगे कि जब कभी भी बच्चे ध्यान रखना, जब कभी भी फ्लूइड आपका रेस्ट पे होगा तो प्रेशर और एरिया में क्या रिलेशन होगा उसका ध्यान रखना। रेस्ट पे है तो लगेगा पास्कल लॉ, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको ही समझते हैं पहले, ठीक है, ये कंसेप्ट ही समझते हैं पहले जो है हमारा, ठीक है। इसको हटाओ, कैविटेशन को समझने से पहले हमें पहले समझना पड़ेगा क्या, कि फ्लूइड जब रेस्ट पे होता है तब कैसे वर्क करता है, ठीक है। देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको दिमाग में रखने हैं। पहला पॉइंट, अगर आपका फ्लूइड रेस्ट पर है, तो जब अगर फ्लूइड रेस्ट पे होता है तो हमारा लगता है पास्कल लॉ। कब लगता है पास्कल लॉ, ये भी ध्यान रखना। कब लगता है पास्कल लॉ, ये भी ध्यान रखना बच्चे। कब लगता है पास्कल लॉ, सिर्फ और सिर्फ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। कंप्रेसिबल फ्लूइड में पास्कल लॉ नहीं लगता है, ये इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए है, सिर्फ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो जब कभी फ्लूइड रेस्ट पे है तो हमारा पास्कल लॉ लगेगा। तो पास्कल लॉ क्या है कि प्रेशर जो है वो होगा फोर्स अपॉन एरिया, और फॉर गिवन प्रेशर, फॉर गिवन pressure, sorry, for given force, प्रेशर है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा एरिया के। प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा एरिया के, ये ध्यान रखना। क्लियर है? तो इस बात से हम क्या कह सकते हैं कि प्रेशर मेरा वहाँ ज़्यादा होगा जहाँ एरिया मेरा कम होगा, या प्रेशर मेरा वहाँ कम होगा जहाँ एरिया मेरा ज़्यादा होगा। समझ में आ गई बात? ये बात समझ में आ गई, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये तो हो गई रेस्ट की कहानी कि प्रेशर ऐसे वेरी करेगा। दूसरी बात है हमारा, जब हमारा फ्लूइड मूव करेगा, यानी कि फ्लूइड है मूविंग कंडीशन में, इन मूविंग कंडीशन पे पास्कल लॉ नहीं लगता है, ये ध्यान रखना। मूविंग कंडीशन में पास्कल लॉ नहीं लगता है। तो प्रेशर कैसे निकालते हैं? प्रेशर निकालते हैं मूविंग कंडीशन में लगती है बर्नौली इक्वेशन फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। बर्नौली इक्वेशन फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। यहां भी बात किसकी कर रहे हैं? इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड की कर रहे हैं, ध्यान रखना। बर्नौली इक्वेशन क्या कहेगी? देखो बर्नौली इक्वेशन कहेगी क्या कि आपकी जो एनर्जी है वो किसी भी फ्लूइड में क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। इनलेट आउटलेट पे जो एनर्जी रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी, यानी कि बर्नौली इक्वेशन होगी P बाय रो जी प्लस वी स्क्वायर बाय 2g प्लस z इजगल टू रहता है कांस्टेंट, ठीक है। और ये इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए है, और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड में भी आइडियल फ्लूइड के लिए है, ठीक है। अब ये P बाय रो जी क्या है? ये आपका प्रेशर हेड है, ये काइनेटिक हेड है, ये डेटम हेड है। ये क्या है आपका? ये है आपका प्रेशर हेड, ये है आपका काइनेटिक हेड, ठीक है, वेलोसिटी हेड के नाम से भी जानते हैं। और ये आपका डेटम हेड है, ये आपका डेटम हेड है। पीजोमेट्रिक हेड इन दोनों का सम होता है बच्चे, डेटम हेड और प्रेशर हेड का। टोटल हेड कितना होगा यहाँ पे? किसी ने पूछा टोटल हेड कितना है? टोटल हेड है आपका प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड
प्लस वेलोसिटी हेड। ठीक है, ये हमारा टोटल हेड है। किसी ने पूछा कि आपका पीजोमेट्रिक हेड क्या होता है। पीजोमेट्रिक हेड होता है आपका प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड। ध्यान रखना, ये होता है पीजोमेट्रिक हेड। अब मैं हेड पढ़ाने लग गया यहाँ पे, कोई बात नहीं, ये इंफॉर्मेशन भी पेपर में पूछी जाती है। अब ध्यान से समझेंगे। देखो, बर्नौली इक्वेशन के अकॉर्डिंग मेरा फॉर्मूला है P बाय रो जी प्लस वी स्क्वायर बाय 2g प्लस जेड इजकल टू सी। यही तो है, प्लस जेड इजकल टू सी। अब मेरी बात को ध्यान से समझेंगे जो मैं कहना चाह रहा हूं। मान लो मेरे पास एक ये पाइप है, ठीक है, इस टाइप से। ये मेरे पास एक पाइप है इस टाइप से, ठीक है। अब देखो, यहां से फ्लूइड फ्लो कर रहा है, यहां से फ्लूइड फ्लो कर रहा है। अब इसमें प्रेशर एरिया के करस्पॉन्डिंग कैसे वेरी करेगा, ये चीज हमें बतानी है। अब देखो, कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या कहती है बच्चे, हमारे दो सेक्शन होंगे यहाँ पे। कंटिन्यूटी इक्वेशन हर जगह लगेगी। देखो, कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या कहती है, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन क्या कहती है, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन कहती है कि हमारा जो मास है इनलेट पे वो आउटलेट पे बराबर होगा। तो यानी कि हमने मान लिया मास इनलेट ये है और मास आउटलेट ये है। ये हमने कंट्रोल वॉल्यूम मान लिया है यहाँ पे। तो यानी मास क्या होता है हमारा, मास क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। तो हम यहाँ क्लियरली कह सकते हैं कि ए इनिशियल, इसको 1 मानो तो ज़्यादा बढ़िया है, m1 बराबर m2 है ना। इसको मानो m1 m2। तो यहां पर ध्यान से समझेंगे बच्चे क्या, कि देखो m1 बराबर क्या रहेगी, m2। कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या बताती है, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास। यानी कि मास जो है वो हमेशा कंजर्व रहेगा, कंजर्व रहेगा तो कांस्टेंट रहेगा। मास होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, मास हो क्या होगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम एट 1 इज इक्वल टू क्या होगा, डेंसिटी इन वॉल्यूम एट 2। चूंकि ये होता है मास फ्लो रेट, क्योंकि फ्लो कर रहा है ना, बॉडी मूव, सॉरी फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो मास फ्लो रेट होता है डिवाइड बाय टाइम, डिवाइड बाय टाइम। अब डेंसिटी फ्लूइड की कांस्टेंट है, यानी कि वॉल्यूम, वॉल्यूम डिवाइड बाय टाइम एट 1। ये क्या होगा हमारा, वॉल्यूम डिवाइड बाय टाइम एट 2। यही तो है। वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, एरिया इनटू लेंथ। वॉल्यूम होगा एरिया इनटू लेंथ डिवाइड बाय टाइम एट 1। ये क्या होगा, एरिया इनटू लेंथ डिवाइड बाय टाइम एट 2। अब मुझे पता है लेंथ अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि a1 इंटू v1 बराबर क्या होगा, a2 इंटू v2। ये इक्वेशन है फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। कंटिन्यूटी इक्वेशन कौन सी है, ये हमारी कंटिन्यूटी इक्वेशन है, कंटिन्यूटी इक्वेशन है फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। याद रखना, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। तो अब बात बच्चे ध्यान से समझेंगे कि एरिया जहां पे ज्यादा होगा वहां मेरी होगी वेलोसिटी कम, पहली बात। एरिया मेरा जहां कम होगा वहां वेलोसिटी होगी ज्यादा, दूसरी बात। ये दो बातें आपको दिमाग में रखनी है। पहले तो कि वेलोसिटी के साथ एरिया चेंज हो रहा है, वेलोसिटी के साथ क्या चेंज हो रहा है, एरिया। ठीक है, एरिया जहां ज्यादा वहां वेलोसिटी कम, जहां वेलोसिटी कम वहां एरिया ज्यादा। समझ में आ रही है बात। अब यहां से ध्यान दो, इस इक्वेशन से, इस इक्वेशन से ध्यान दो कि P बाय रो जी, मैं कहता हूं ये जो है ये सेम डेटम पे है। ये लाइन सेंटर लाइन होगी हमारी, ये लाइन क्या होगी, ये लाइन मेरी सेंटर लाइन होगी। अब ये सेंटर लाइन मान लो
किसी डेटम से हम देख रहे हैं ये हमारा Z2 है, ये हमारा Z1 है, ये हमारा डेटम है। तो बच्चे बताइए कि ये वैल्यू क्या होगी, P बाय रो जी, यानी कि हम सेक्शन पे लगा रहे हैं बर्नौली इक्वेशन, सेक्शन पे लगा रहे हैं हम बर्नौली इक्वेशन। तो जब सेक्शन पे बर्नौली इक्वेशन लगा रहे हैं तो कैसे लगेगी, सेक्शन पे बर्नौली इक्वेशन लगा रहे हैं तो कैसे लगेगी, P1 अपॉन रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाय 2G प्लस Z1 इज इक्वल टू क्या होगा, P2 बाय रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाय 2G प्लस Z2। Z1 बराबर Z2 के है तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि P1 माइनस P2 डिवाइड बाय रो जी इज इक्वल टू क्या होगा, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर बाय 2G। ये ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे, ध्यान रखेंगे। अब देखो इससे हमें मिल क्या रहा है, इससे हमें मिल क्या रहा है उसको देखेंगे ना हम। हमने कहा क्या कि A1 V1 इज इक्वल टू है A2 V2, पहली इक्वेशन ये है जिसे कंटिन्यूटी इक्वेशन कहा। दूसरी इक्वेशन है P1 माइनस P2 डिवाइड बाय रो जी इज इक्वल टू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर बाय 2G। अब क्लियरली देखो मैं ये कह सकता हूँ, ध्यान से समझेंगे बच्चे, मैं ये चीज़ कह सकता हूँ कि अगर मेरा P1 बड़ा है P2 से, जब मेरा P1 बड़ा है P2 से, तो मेरा जो P1 माइनस P2 बाय रो जी वाला टर्म है ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव। ये इसके बराबर है तो मैं कह सकता हूँ कि V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर बाय 2G भी क्या होगा इस केस में, पॉजिटिव। ये वैल्यू पॉजिटिव, ये वैल्यू पॉजिटिव, तो क्लियरली फ्रॉम दिस फॉर्मूला वी कैन से दैट V2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन V1, V2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन V1। और ये कब हुआ है, जब मेरा P1 इज ग्रेटर देन है P2। ये कब हुआ है, जब मेरा P1 इज ग्रेटर देन P2। तो ध्यान से समझेंगे बच्चे कि अगर मेरा P1 ग्रेटर देन P2 है तो यहां पर एक चीज हमारे साथ हुई है कि V2 ग्रेटर देन क्या होगा, V2 ग्रेटर देन होगा V1। और मुझे पता है जिसकी वेलोसिटी ज्यादा उसका एरिया कम, यानी कि A2 लेस देन A1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, A2 लेस देन A1 आ रहा है, ऑटोमेटिकली आ रहा है, मैंने देखा भी नहीं, मैंने तो सिर्फ रिलेशन स्टेबलाइज किया। तो जब फ्लूइड कोई मूव करेगा तो ये कंडीशन रहेगी, जब भी कोई फ्लूइड मूव करेगा तो ये कंडीशन रहेगी। इसकी एक अपोजिट कंडीशन भी होगी, अगर मैं कहूँ P1 इज ग्रेटर देन P2 इफ, यहां पर ऐसा नहीं है, मैंने कहा इफ P1 इज लेस देन P2 तो मैं कहूंगा V1 इज लेस देन V2, V1 इज लेस देन V2, सॉरी P1 इज लेस देन P2 तो V1 इज ग्रेटर देन V2, ठीक है। ये क्या होगा, P1 इज लेस देन P2 है तो हम कह सकते हैं कि V1 जो होगा इस केस में, देखो प्रेशर किसका कम है, P1 का, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी हमारी, इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी जिसका प्रेशर कम होगा। तो यानी कि V1 इज ग्रेटर देन होगा V2, और जब V1 इज ग्रेटर देन V2 होगा, ये उल्टा चलेगा तो हम कहेंगे कि A1, हम कहेंगे A1 इसका उल्टा चलेगा, A1 जो होगा लेस देन A2, A1 जो होगा लेस देन A2। तो एक कंडीशन ये होगी। तो अब बच्चों मेरी बात को ध्यान से समझना, जो मैं बताना चाह रहा हूं, मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इन मूविंग फ्लूइड, पहले तो बच्चों को यही नहीं मालूम होता कि प्रेशर कैसे वेरी कर रहा है, वो हमेशा प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया ही समझते हैं, ऐसा नहीं होता। तो मूविंग फ्लूइड में क्या होगा, जहां मेरा प्रेशर ज्यादा होगा वहां मेरी वेलोसिटी कम होगी, जहां मेरी वेलोसिटी कम होगी वहां एरिया मेरा ज्यादा होगा। ये बात ध्यान समझना, ठीक। ये कंडीशन है, ये कंडीशन है हमारी मूविंग कंडीशन में। अब देखो यहां पर मजेदार क्या बात मिल रही है मुझे, जहां मेरा प्रेशर कम होगा वहां मेरी वेलोसिटी ज्यादा होगी, वहां मेरा एरिया कम होगा। अब देखो पास्कल लॉ बताता है कि जहां प्रेशर ज्यादा होगा वहां एरिया कम होगा, लेकिन यहां ऐसा नहीं है, यहां ऐसा नहीं है। प्रेशर जो है वो एरिया के कंप्रेशन में चल रहा है,
प्रेशर जहां ज्यादा है वहां एरिया ज्यादा होगा, आपको ये बात ध्यान रखनी है। मूविंग कंडीशन में प्रेशर जहां ज्यादा होगा एरिया वहां ज्यादा होगा, जहां एरिया कम होगा वहां प्रेशर कम होगा, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहां पर मूविंग कंडीशन में प्रेशर जो है वो एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है, बस इस बात को ध्यान रखना। और ये सिर्फ इक्वेशन वैलिड है फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। ये बात समझानी थी आपको मेरे को, मूविंग कंडीशन में प्रेशर जो है वो एरिया के साथ वेरी करता है। क्लियर हो गया पॉइंट बच्चे? टाइम क्या हो गया? ठीक है। अब देखो हम बात कर रहे थे कैविटेशन की, कैविटेशन है क्या? अब इसको समझो। कैविटेशन होता कैसे है, बॉइलिंग कैसे होती है? देखो अगर आपके पास मान लो एक ये पाइप है, ये एक पाइप है, ठीक है। अब पाइप का जो क्रॉस सेक्शन है वो मैं ऐसा ही बनाने वाला हूं, इस टाइप का है, और इससे एक टैंक कनेक्ट है, टैंक मान लो यहाँ पे, ठीक है। इससे एक टैंक कनेक्ट है। यहाँ से आपका जो फ्लूइड है, यहाँ से जो आपका फ्लूइड है वो एंटर कर रहा है, वाटर मान लो, ठीक है। ये वाटर आपका एंटर कर रहा है यहाँ से। मैंने कहा यहाँ का एरिया क्या है, A1, यहाँ का एरिया क्या है, A2, यहाँ का एरिया क्या है, A3, ठीक है। क्लियर हो रही है बात? अच्छा ये क्या है हमारा, ये स्टोरेज टैंक है, स्टोरेज टैंक, ये क्या है हमारा, स्टोरेज टैंक है, ठीक है। अब देखो यहां से फ्लूइड जब मूव कर रहा है ऐसे मूव करेगा, बिल्कुल करेगा। ये स्ट्रीम लाइन बना रहा हूं वैसे तो मैं। अब यहां से एंटर करेगा ऐसे, ठीक है, और यहां पर भर जाएगा इस जगह पे, ये फ्री लिक्विड सरफेस हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये आपका भर गया। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है बच्चे, यहां पर बॉइलिंग हो जाएगी। मैंने कहा मैं रूम टेम्परेचर पे हूं या मेरा सैचुरेशन टेम्परेचर फिक्स है, टेम्परेचर तो बदल नहीं रहा ना यहाँ। अब होगा क्या, देखो यहाँ एरिया जहां ज्यादा है, यहाँ एरिया क्या है, मोर